हैरी पॉटर चैप्टर 13 वावरिन एंड मूडी। तूफान अगली सुबह तक शांत पड़ गया था। हालांकि बड़े हॉल की छत अब भी काले रंग की थी। जब हैरी, रॉन और हरमाइनी ने नाश्ते के समय अपने नए टाइम टेबलों पर नजर डाली, तब भी छत पर बादल घुमट रहे थे। फ्रेड, जॉर्ज और ली जॉर्डन कुछ सीट दूर बैठकर अपनी उम्र बढ़ाने के जादुई तरीकों के बारे में बातचीत कर रहे थे, ताकि वे धोखा देकर त्रिकोणी टूर्नामेंट में शामिल हो सकें। आज की क्लासेस इतनी बुरी नहीं हैं, सभी क्लासेस बाहर लगेंगी, रॉन ने कहा, जो अपने टाइम टेबल में सोमवार की क्लासों पर अपनी उंगली फिरा रहा था। मेहनतकश के विद्यार्थियों के साथ जड़ी बूटी विज्ञान और जादुई प्राणियों की देखभाल लानत है। हमें इस साल भी नाग शक्ति के विद्यार्थियों के साथ ही पढ़ना पड़ेगा। दोपहर में ज्योतिष की 2 क्लासें हैं। हैरी ने टाइम टेबल को देखते हुए आह भरी। जादुई काढ़े को छोड़ दे तो ज्योतिष उसका सबसे कम प्रिय विषय था। प्रोफेसर ट्रेलॉनी हमेशा हैरी की मृत्यु की भविष्यवाणियाँ करती रहती थी, जिससे वो बहुत चिढ़ जाता था। हरमाइनी ने अपने टोस्ट पर बटन लगाते हुए कहा, तुम्हें भी मेरी तरह ज्योतिषी विषय छोड़ देना चाहिए था, तब तुम अंकों का जादुई महत्व जैसा अच्छा विषय पढ़ सकते थे। मैं देख रहा हूँ तुम दोबारा खाने लगी हो, रॉन ने हरमाइनी को अपने बटर टोस्ट पर ढेर सारा मुरब्बा लगाते हुए देखकर कहा। हरमाइनी ने नाक चढ़ाकर कहा, मैंने ये फैसला किया है कि घरेलू जिन्नों के मुद्दे पर विरोध करने के इससे ज़्यादा अच्छे तरीके हैं। हाँ, और तुम्हें भूख भी लग रही थी, रॉन ने उपहास भरी मुस्कुराहट के साथ बोला। तभी ऊपर से पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ आई। खुली खिड़कियों से 100 उल्लू उड़ते हुए अंदर आए। वे सुबह की टाक लेकर आए थे। हैरी ने भी ऊपर देखा, लेकिन भूरे और मटमैले रंग के उल्लू के बीच से अपनी सफ़ेद उल्लू एडविक की कोई झलक नहीं दिखी। उल्लू टेबलों के चक्कर काटने लगे और उन लोगों की तलाश करने लगे जिनके नाम चिट्ठियाँ और पार्सल आए थे। एक बूढ़ा उल्लू उड़कर नेविल लॉन्गबॉटम के पास आया और उसने उसकी गोद में एक पार्सल डाल दिया। नेविल हमेशा कोई न कोई सामान घर पर भूल ही आता था। हॉल की दूसरी तरफ ड्रेको मोल्फॉय का ईगल उल्लू उसके कंधे पर बैठ गया। वह हमेशा की तरह अपने घर से चॉकलेट और केक लेकर आया था। अपनी निराशा के एहसास को नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हुए हैरी अपने दलिए की तरफ मुड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हेडवी को कुछ हो गया और सीरियस को उसकी चिट्ठी ना मिल पाई हो। वह तब भी चिंता करता रहा जब बगीचे के गीले रास्ते पर चलकर ग्रीन हाउस नंबर 3 की तरफ गया। वहाँ पर उसका ध्यान प्रोफेसर स्प्राउट के दिखाए गए पौधों पर लग गया। हैरी ने आज तक इतने बदसूरत पौधे नहीं देखे थे। वे पौधे कम और घोंघे ज़्यादा लग रहे थे। वे मोटे, काले और बड़े घोंघे जैसे दिख रहे थे, जो मिट्टी में से सीधे ऊपर की तरफ निकल रहे थे। वे थोड़े हिल रहे थे और उसमें से हर एक में कई बड़ी मोटी गांठें थीं, जिनमें शायद रस भरा था। अम्लकंद, प्रोफेसर स्प्राउट ने उन्हें बताया, उन्हें दबाकर फोड़ना पड़ता है। तुम्हें उनका रस इकट्ठा करना है। क्या? सीमस फिनिगन ने कहा। उसकी आवाज़ में विद्रोह की झलक थी। रस फिनिगन, रस, प्रोफेसर स्प्राउट ने कहा, और यह रस बहुत कीमती होता है, इसलिए इसे बर्बाद मत करना। तुम इस रस को इन बोतलों में इकट्ठा करोगे। ड्रैगन के चमड़े वाले अपने दस्ताने पहन लो। अम्लकंद के शुद्ध रस से चमड़ी जल सकती है। अम्लकंद को दबाना थोड़ा घिनौना तो था, लेकिन इसमें थोड़ा मज़ा भी आ रहा था। हर गांठ के फूटने पर काफ़ी सारा पीला, हरा और गाढ़ा रस बाहर निकलता था, जिसमें से पेट्रोल जैसी बदबू आती थी। उन्होंने प्रोफेसर स्प्राउट के कहे अनुसार रस को बोतलों में भर लिया। क्लास ख़त्म होने तक उन्होंने कई बोतलें भर ली थी। इससे मैडम पॉम्फ्री खुश हो जाएंगी, प्रोफेसर स्प्राउट बोली, जब उन्होंने आखिरी बोतल पर कार का ढक्कन लगाया। अम्लकंद का यह रस यानी अम्ल रस जिद्दी मुहासों के उपचार की बहुत बढ़िया दवा है। इससे विद्यार्थियों को अपने मुहासों से छुटकारा पाने के लिए खतरनाक काम नहीं करने पड़ेंगे, जैसा बेचारी एलोइस मिजन ने किया था। मेहनतकश हाउस की हन्ना बहुत धीरे से बोली। उसने अपने मुहासों को शॉप से हटाने की कोशिश की थी। मूर्ख लड़की, प्रोफेसर स्प्राउट ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन इस चक्कर में उसकी नाक ही एक तरफ को हट गई। मैडम पॉम्फ्री को उसकी नाक दोबारा सही करनी पड़ी।
तभी भीगे मैदान के पार महल में एक तेज़ घंटी बजी, जो इस बात का संकेत थी कि पीरियड खत्म हो चुका है। क्लास 2 हिस्सों में बढ़ गई। मेहनत कश के विद्यार्थी पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़कर रूपांतरण की क्लास में जाने लगे और गरुड़ द्वार के विद्यार्थी दूसरी दिशा में जाने लगे। वे घास के ढलान भरे मैदान पर चलकर हैग्रिड की लकड़ी की केबिन की तरफ जा रहे थे, जो अंधेरे जंगल के किनारे पर बना था। हैग्रिड अपनी केबिन के बाहर ही खड़ा हुआ था। उसका एक हाथ उसके विशाल काले बोर हाउंड कुत्ते फैंग के पट्टे पर था। उसके पैरों के पास जमीन पर लकड़ी के कई बक्से खुले हुए थे। फैंग कू कू कर रहा था और हैग्रिड की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। यह स्पष्ट था कि वह उन बक्सों के अंदर रखी चीज़ों को ज़्यादा करीब से देखना चाहता था। जैसे ही बच्चे पास पहुँचे, उन्हें एक अजीब सी खड़खड़ की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे मोटे धमाके हो रहे हों। गुड मॉर्निंग, हैग्रिड ने हैरी, रॉन और हरमाइनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। नाग शक्ति के विद्यार्थियों का इंतज़ार कर लेते हैं। वे इस सबक को चूकना नहीं चाहेंगे। विस्फोटक और निकडंक। क्या कहा? रॉन बोला। हैग्रिड ने बक्सों की तरफ इशारा किया। लेवेंडर ब्राउन पीछे की तरफ उछलते हुए चीखी। हैग्रिड की राय में ही विस्फोटक और निडंक का अच्छा वर्णन था। वे बेडोल थे और बिना सिर वाले समुद्री झींगों की तरह दिख रहे थे। वे पीले और गंदे थे। उनके पैर बहुत अजीब जगहों से निकल रहे थे। उनके सिर तो नज़र ही नहीं आ रहे थे। हर बक्से में 100 अग्निडंक थे, जो लगभग 6 इंच लंबे थे। ये अजीब से प्राणी रेंग कर एक दूसरे पर चढ़ रहे थे और बक्सों के सिरों से टकरा रहे थे। उनके पास से सड़ी हुई मछली जैसी बहुत बुरी बदबू आ रही थी। कभी कभार किसी अग्निडंक के सिरे से चिंगारियाँ निकलती और वो धमाके की आवाज़ के साथ कुछ इंच आगे उछल जाता था। अभी अभी पैदा हुए हैं, हैग्रिड ने गर्व से कहा, इसलिए तुम लोग उन्हें बचपन से पाल सकते हो। हमने सोचा कि हम इसका प्रोजेक्ट रख देते हैं। तभी एक ठंडी आवाज़ आई, हम उन्हें पालना ही क्यों चाहेंगे? नाग शक्ति के विद्यार्थी वहाँ आ गए थे और यह बात ड्रेको मैल्फॉय ने पूछी थी। क्रैब और गाइल उसकी बात पर ही करने लगे। यह सवाल सुनकर हैग्रिड हैरान रह गया। मेरा मतलब वे करते क्या हैं? उनसे हमें फ़ायदा क्या होगा? हैग्रिड अपना मुंह खोला और अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। कुछ पल रुकने के बाद उसने अटपटे अंदाज में कहा, यह हम अगले सबक में बताएंगे मैल्फॉय। आज तुम उन्हें बस खाना खिलाओ। देखो, तुम उन्हें अलग अलग चीज़ें खिलाना। हम उन्हें पहली बार पाल रहे हैं, इसलिए हमें यह पता नहीं कि वे क्या खाते हैं। हमारे पास अंडे, मेढक की लीवर और थोड़े से घास वाले सांप हैं। उन्हें हर चीज़ खिलाकर देखना पड़ेगा। पहले अम्ल कर्बकारस और अब यह, सीमस बुदबुदाया। हैग्रिड के गहरे प्रेम के कारण ही हैरी, रॉन और हरमाइनी ने अपनी मुट्ठियों में मेढक के लीवर को भरा और बक्सों में नीचे करके विस्फोटक निडंकों को ललचाने की कोशिश की। हैरी को लग रहा था कि इस पूरी कवायद का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे निडंकों का मुँह ही नहीं था। आउच! लगभग 10 मिनट बाद डीन थॉमस चीखा, इसने मुझे घायल कर दिया। हैग्रिड चिंतित होकर जल्दी से उसके पास पहुंचा। इसके सिरे पर विस्फोट हो गया था, डीन ने गुस्से से बोला और उसने हैग्रिड को अपना जला हुआ हाथ दिखाया। हाँ, जब वो विस्फोट करते हैं तो ऐसा हो सकता है, हैग्रिड ने सिर झुकाते हुए कहा। लेवेंडर ब्राउन ने एक बार फिर कहा। हैग्रिड, इन पर यह नुकीली चीज़ क्या है? ओह, उसमें से कुछ के डंक है, हैग्रिड ने उत्साह से कहा। हमें लगता है डंक वाले अग्निकण डंक नर हैं। मादाओं के पेट में चूसने जैसी चीज़ है। हमें लगता है उससे वे खून चूसती होंगी। अच्छा, अब मैं समझ गया हम उन्हें क्यों पाल रहे हैं, मैल्फॉय ने व्यंग से कहा। ऐसे जानवर को भला कौन नहीं पालना चाहेगा, जो एक साथ जला भी सके, काट भी सके और डंक भी मार सके। वे सुंदर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वे उपयोगी नहीं। हरमाइनी ने भी इसकी बात काटते हुए कहा। ड्रैगन का खून बहुत जादुई होता है, लेकिन ड्रैगन को कोई पालना तो नहीं चाहेगा, है ना? हैरी और रॉन हैग्रिड की तरफ देखकर मुस्कुराए, जो अपनी खिचड़ी दाढ़ी के पीछे धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। हैग्रिड ड्रैगन पालना चाहता था। यह हैरी, रॉन और हरमाइनी बहुत अच्छी तरह जानते थे। जब वे लोग फर्स्ट ईयर में थे तब हैग्रिड ने एक ड्रैगन को कुछ समय तक पाला भी था। वह नॉर्वे का सीढ़ीदार ड्रैगन था, जिसका नाम नॉर्बर्ट था। दरअसल हैग्रिड को दैत्याकार जानवर पसंद थे। वे जितने ज़्यादा खूंखार होते थे, उसे उतने ही ज़्यादा अच्छे लगते थे। इनमें से एक ही अच्छी बात है, कम से कम अग्निडंक छोटे हैं, रॉन बोला, जब वे 1 घंटे बाद लंच करने के लिए महल की तरफ लौटने लगे।
वे अभी छोटे हैं, हरमाइनी ने चिढ़कर कहा। लेकिन जब हैग्रिड को यह पता चल जाएगा कि वे क्या खाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ही समय में वे 6 फुट लंबे हो जाएंगे। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उसने समुद्री यात्रा के वमन का इलाज हो सकता होगा या कोई और फ़ायदेमंद काम हो सकता होगा, है ना? रॉन ने मुस्कुराकर उसकी तरफ चालाकी से देखते हुए कहा। तुम अच्छी तरह जानते हो मैंने यह बात सिर्फ मेलफॉय का मुंह बंद करने के लिए कही थी, हरमाइनी बोली। सच तो यह है कि मेरे हिसाब से मेलफॉय सही कह रहा था। अग्निडंकों के साथ सबसे अच्छा काम यही किया जा सकता है कि जब वे हम पर हमला करें इससे पहले ही हम उन्हें कुचल कर मार दें। वे गरुड़द्वार की टेबल पर बैठ गए और लैम्ब चॉप्स तथा आलू खाने लगे। हरमाइनी इतनी तेज़ी से खा रही थी कि हैरी और रॉन उसे घूर कर देखने लगे। रॉन ने कहा, ओ क्या यह घरेलू जिन्नों के अधिकार की लड़ाई में तुम्हारा नया कदम है कि तुम उनका पूरा बनाया खाना चट कर जाना चाहती हो? नहीं, हरमाइनी ने मुंह में अंकुरित दाल भरी होने के बाद भी गरिमापूर्ण ढंग से कहा, मैं तो बस लाइब्रेरी जाना चाहती हूँ। क्या? रॉन ने हरमाइनी से कहा। हरमाइनी, आज स्कूल में हमारा पहला दिन है, हमें होमवर्क भी नहीं मिला है। हरमाइनी ने कंधे उचका और इतनी तेज़ी से खाना खाती रही जैसे उसने कुछ दिनों में कुछ भी नहीं खाया हो। फिर वह खड़ी हुई और बोली, डिनर के वक्त मिलते हैं। इसके बाद वह तेज़ी से चली गई। जब दोपहर की क्लास शुरू होने का संकेत देने वाली घंटी बजी तो हैरी और रॉन उत्तरी मीनार की तरफ चल दिए। घुमावदार सीढ़ियों से होकर वह सबसे ऊपर पहुंचने के बाद उन्हें सफ़ेद सीढ़ी लटकती हुई दिखाई दी। वह सीढ़ी उन्हें छत में बने एक गोल चोर दरवाजे के अंदर ले गई। अब वे प्रोफेसर ट्रिलोनी की क्लास में पहुंच गए थे। जैसे वह लटकती हुई सीढ़ी पर चढ़कर क्लास में पहुंचे, आग से निकल रही जानी पहचानी भीनी भीनी खुशबू उनके नथुनों में घुस गई। हमेशा की तरह ही सभी पर्दे बंद थे और गोलाकार कमरे में धीमी लाल रोशनी थी। यह रोशनी कई लैंपों से हो रही थी जो स्कार्फ और शॉल से ढके थे। हैरी और रॉन कमरे में रखी कुर्सी और मोटे कुर्सियों के पास से होकर गुजरे और एक गोल टेबल के आसपास बैठ गए। गुड डे। हैरी को अपने पीछे से प्रोफेसर ट्रिलोनी की अस्पष्ट आवाज़ सुनाई दी, जिससे वह उछल पड़ा। प्रोफेसर ट्रिलोनी बहुत बड़े चश्मे वाली दुबली पतली महिला थी। चश्मे के कारण उनकी आंखें उनके चेहरे के हिसाब से बहुत बड़ी नजर आती थीं। वह हैरी को दुख भरे अंदाज में देख रही थी। सच तो यह था वह हैरी को जब भी देखती थी इसी दुख भरे अंदाज में देखती थी। आग की रोशनी में उनके शरीर पर बहुत से मन के हार और चमचमाते कड़े दिख रहे थे। तुम परेशान हो बच्चे, उन्होंने सहानुभूति भरी आवाज़ में हैरी से कहा। मेरी अंदरूनी आँख तुम्हारे बहादुर चेहरे के पीछे जाकर तुम्हारी परेशान आत्मा में झांक रही है और मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि तुम्हारी चिंता निराधार नहीं है। मैं देख रही हूँ तुम्हारे सामने बहुत सी मुश्किलें हैं, बहुत ही मुश्किल समय आने वाला है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम जिस चीज़ से डर रहे हो वह सचमुच होकर रहेगी और शायद वह तुम्हारे अनुमान से कहीं ज़्यादा जल्दी होगी। उनकी आवाज़ धीमी होते होते लगभग फुसफुसाहट में बदल गई। रॉन ने अपनी आंखें चढ़ाकर हैरी को देखा जो उसे घूरने लगा। प्रोफेसर ट्रिलोनी उनके पास से गुजरकर आग के सामने एक बड़ी कुर्सी पर बैठ गई और विद्यार्थियों को देखने लगी। लैवेंडर ब्राउन और पार्वती पाटिल प्रोफेसर ट्रिलोनी को बहुत पसंद करती थी और उनके बहुत करीब रखी कुर्सियों पर बैठी थीं। बच्चों, अब समय आ गया है कि हम सितारों का अध्ययन करें, प्रोफेसर ट्रिलोनी बोली। ग्रहों की गतियों और उनके द्वारा उजागर की जाने वाली रहस्यमयी बातें सिर्फ उन्हीं को समझ में आती हैं जो सृष्टि के नृत्य की ताल को समझते हैं। ईश्वर की तकदीर सिर्फ ग्रहों की किरणों द्वारा ही समझी जा सकती है जो आपस में मिलकर। लेकिन हैरी का ध्यान भटक गया था। प्रोफेसर ट्रिलोनी के कमरे में जल रही आग की अजीब सी खुशबू से हमेशा उसे नींद से आने लगती थी। इस कारण प्रोफेसर ट्रिलोनी की भविष्य बताने वाली बातों में उसका मन नहीं लगता था। हालांकि वह इस बात के बारे में भी सोचता रहा जो उन्होंने अभी भी कही थी। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम जिस चीज़ से डर रहे हो वह सचमुच होकर ही रहेगी। हैरी ने चिढ़ते हुए सोचा, हरमाइनी की बात सही थी। प्रोफेसर ट्रिलोनी सचमुच धोखेबाज थी। उसे इस वक्त किसी भी चीज़ का डर नहीं था जब तक कि यह सीरियस के पकड़े जाने का डर ना हो। लेकिन प्रोफेसर ट्रिलोनी इस बारे में कैसे जान सकती हैं? वह बहुत पहले ही इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि उनकी भविष्यवाणियां अंदाजों और अनुमानों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक बार ही उन्होंने सच्ची भविष्यवाणी की थी। पिछले सत्र के आखिरी में उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि वोल्डेमॉर्ट दोबारा ताकतवर बन जाएगा और जब हैरी ने डम्बलडोर को इसके बारे में बताया था तो उन्होंने भी कहा था कि वह भविष्यवाणी सच्ची थी। हैरी, रॉन बुदबुदाकर बोला। क्या?
हैरी ने चारों तरफ देखा। क्लास से सभी विद्यार्थी उसे घूर कर देख रहे थे। वह सीधा बैठ गया। गर्मी अपने विचारों में खोने के कारण वह लगभग सो गया था। प्रोफेसर ट्रेलौनी इसकी तरफ देखकर बोली, बच्चे, मैं कह रही थी कि तुम निश्चित रूप से शनि ग्रह के अनिष्टकारी प्रभाव में पैदा हुए होंगे। उनकी इस आवाज़ में थोड़ी चिढ़ का भाव था। वह उनके शब्दों को पूरे ध्यान से नहीं सुन रहा था। हैरी ने कहा, सॉरी, किसके प्रभाव में पैदा हुआ था? शनि के प्रभाव में बच्चे, शनि के प्रभाव में। प्रोफेसर ट्रेलौनी ने कहा, जो इस बात से स्पष्ट रूप से चढ़ी दिख रही थी कि वह इस खबर से विचलित नहीं हुआ। मैं ये कह रही थी कि तुम्हारे जन्म के समय आकाश में शनि शक्तिशाली स्थिति में रहा होगा। तुम्हारे काले बाल, तुम्हारा छोटा कद, तुम्हारी इतनी कम उम्र में इतना दुखद विछोड़। बच्चे, मुझे लगता है कि तुम कड़ाके की ठंड के मौसम में पैदा हुए होगे। नहीं, मैं तो जुलाई में पैदा हुआ था, हैरी बोला। रॉन ने जल्दी से अपनी हंसी को रोककर उसे खांसी में बदल दिया। आधे घंटे बाद उन सभी को एक जटिल गोल चार्ट दे दिया गया। वे सभी अपने जन्म के समय ग्रहों की स्थिति को लिखने की कोशिश कर रहे थे। ये काफ़ी नीरस काम था और इसमें बार बार ग्रह तालिका देखने और कोणों की गणना करने की ज़रूरत थी। कुछ समय बाद हैरी ने त्योरियां चढ़ाकर अपने चरण पत्र की तरफ देखते हुए कहा, मेरे चार्ट में 2 नेपच्यून हैं, ये सही नहीं हो सकता है ना? रॉन ने प्रोफेसर ट्रेलौनी की रहस्यमयी फुसफुसाहट की नकल करते हुए कहा, हैरी, जब आकाश में 2 नेपच्यून दिखे तो इस बात की पक्की निशानी है कि चश्मे वाला नाटा लड़का पैदा होने वाला है। यह बात सुनकर सीमस और डीन जोर जोर से खी करने लगे, हालांकि इतनी ज़ोर से नहीं कि लेवेंडर ब्राउन की रोमांचित चीख हो जाए। ओह प्रोफेसर, देखिए तो सही, मुझे लगता है मेरे चार्ट में एक ग्रह पर तो दूसरे ग्रह की दृष्टि ही नहीं है। यह कौन सा ग्रह है प्रोफेसर? ये यूरेनस है बच्ची। प्रोफेसर ट्रेलौनी ने उसकी कुंडली की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा। रॉन बोला, जरा मुझे भी तो अपना यूरेनस दिखाओ लेवेंडर। दुर्भाग्य से प्रोफेसर ट्रेलौनी ने उसकी बात सुन ली और शायद इसी कारण उन्होंने सभी को क्लास के आखिर में ढेर सारा होमवर्क दे दिया। अपने हवाबाजी के अंदाज को छोड़कर वह प्रोफेसर मैकलॉगलिन की तरह तेज आवाज़ में बोली, विस्तार से विश्लेषण करना कि अगले महीने में ग्रहों की गतियों का तुम्हारी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह काम अगले सोमवार तक हो जाना चाहिए और ध्यान रहे, कोई बहाना नहीं चलेगा। बकवास, रॉन चिढ़ते हुए बोला, जब सीढ़ियाँ उतरकर बड़े हाल में डिनर के लिए लौटे। इसमें तो पूरा शनिवार और रविवार लग जाएगा, है ना? बहुत होमवर्क मिला है, हरमाइनी लपक कर उनके पास आते हुए बोली। प्रोफेसर वेक्टर ने तो हमें कोई होमवर्क ही नहीं दिया। प्रोफेसर वेक्टर का बेड़ा गर्क हो, रॉन ने चिढ़कर कहा। वो प्रवेश द्वार तक पहुंच गए थे, जो डिनर के लिए लाइन लगाए विद्यार्थियों से खचाखच भरा था। वे अभी लाइन के सिरे पर खड़े ही थे, तभी उन्हें अपने पीछे से एक तेज आवाज़ सुनाई दी, वीजली, सुनो वीजली। हैरी, रॉन और हरमाइनी मुड़े। वहाँ मेलफॉय, क्रैब और ग्राइल खड़े थे। वे सभी बड़े खुश दिख रहे थे। क्या? रॉन ने धीरे से पूछा। तुम्हारे डैडी के बारे में खबर छपी है वीजली, मेलफॉय दैनिक जादूगर अखबार लहराते हुए जोर से बोला, ताकि खचाखच भरे प्रवेश हॉल में मौजूद सभी विद्यार्थी उसकी बात सुन लें। जरा सुनो तो सही। अगले अंक में